हेलो बच्चों, आशा है कि आप सभी की पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी और आप जो वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं, जो पीपीटी, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, वो आप ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और निरंतर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पूर्व की जो हमारी वीडियो थी, जो रिवीजन क्लास थी, जिसमें हमने देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं और उसमें हमने मीन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके देखे थे। इस वीडियो के अंतर्गत हम मीडियन पे फोकस करेंगे और आप जानते हैं मीडियन भी एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो किसी भी श्रृंखला के बीच की वैल्यू देते हैं। इससे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारी 50% वैल्यू कहाँ है और 50% वैल्यू उससे ऊपर है और 50% वैल्यू उससे नीचे है। ये एक पोजिशनल एवरेज भी है क्योंकि ये श्रृंखला को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो देखते हैं मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास सेम उसी प्रकार 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। पहली श्रृंखला को हम व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं, दूसरे को हम डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं, खंडित श्रृंखला कहते हैं, और उसी तरह जो हमारी अगली सीरीज़ होती है उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज़ कहते हैं और खंडित श्रृंखला कहते हैं। तो ये हमने सुबह की क्लास में जो हमारा मीन था वो कैलकुलेट करना सीख लिया था, देख लिया था। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आगे आज हम जो हमारा मीडियन कैलकुलेशन है उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में जो मध्यिका है वो एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय तकनीक है। ये तकनीक किसी भी श्रृंखला के बिल्कुल मध्य की वैल्यू देती है और जिसके कारण इसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। और जैसा मैंने बताया, इसके ऊपर 50% वैल्यू होती हैं और इस वैल्यू के नीचे 50% होती हैं। तो ये बीच का एक नंबर होता है। तो यदि हम बात करें ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो मीडियन थोड़ा मीन के तुलना में अलग होता है कैलकुलेशन। इसमें हम जो हमारी श्रृंखला है उसको सबसे पहले घटते और बढ़ते क्रम में लगाते हैं। यदि हमें जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें यदि हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें उसको घटते या बढ़ते क्रम में पहले व्यवस्थित करना होता है और उसके बाद ही हमारा जो मीडियन है वो कैलकुलेट होता है। तो यदि मीडियन की परिभाषित करें, किसी मापनी पर उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके ऊपर ठीक आधी इकाइयाँ होती हैं और उसके नीचे ठीक आधी इकाइयाँ होती हैं। तो आधी आधी इकाइयों को दो बराबर हिस्सों में ही बांट देता है, जिसके कारण इसे हम मीडियन कहते हैं। तो आगे देखिए हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में मीडियन कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, n+1/2 ये फॉर्मूला है। n होता है नंबर कितने हैं, हमारे पास कितने आंकड़े हैं, और यदि हम उन आंकड़ों के कुल संख्या मान लीजिए 8 है, यदि उसमें 1 जोड़ दें और यदि 2 से भाग दे दें तो हमारे पास मीडियन का जो वैल्यू है वो ज्ञात हो जाती है। तो देखिए इसको आप प्रैक्टिस करें। आगे प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए हुए हैं। यहाँ पे हम दूसरी श्रृंखला पे चलते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला में मीडियन निकालना बहुत ही आसान है। यदि हम खंडित श्रृंखला की बात करें, डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करें, और वहाँ यदि हम जो मीडियन है वो कैलकुलेट करें तो ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें आप जानते हैं x और f आपके पास 2 कॉलम दिए होते हैं। तो f से आप एक नई टेबल, नई सीरीज़ बनाते हैं जिसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF कहते हैं। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, तो ये बहुत ही आसान है। यदि आप देखें फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को देखें, उस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में पहली वैल्यू है 8 और दूसरी है 10। यदि आप इसके सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें, 8 में यदि 10 जोड़ें तो 18 होता है। तो पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 8, दूसरी होगी 18। उसी तरह 18 में यदि 11 जोड़ दें तो 29 आता है। तो आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसियों का एक जोड़। तो आपके पास यहाँ जो खास बात होती है कि जो लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो
n के बराबर आएगी, कितनी आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बराबर आएगी। तो आप देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी है 120 और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है लास्ट वाली 120। तो इस तरह हम निकालते हैं। अब देखिए फॉर्मूला हमारा पुराना जो अभी हमने देखा था, फॉर्मूला था n+1/2। इंडिविजुअल सीरीज़ में भी यही है और डिस्क्रीट सीरीज़ में भी यही है। तो n कितने हैं 120, 120 + 1 तो 121 हो गए। तो 121 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका जो एक नंबर निकल के आएगा वो है 165। और 165 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखिए 65 कहाँ लिखा है, 65 के सामने वाली x में से हमेशा जो आपका मीडियन होगा वो x में होगा। तो जो 65 के सामने जो वैल्यू लिखी है 5 वो आपका मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन आपको 5 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ जो आपके पास एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं अखंडित श्रृंखला के कंटिन्यूअस सीरीज़ के। इस कंटिन्यूअस सीरीज़ का एक फार्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें लोअर लिमिट +n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी और i मतलब इंटरवल। तो इसका भी एक सवाल करके देखते हैं। तो देखिए एक सवाल दिया हुआ है, जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और सो ऑन आपके पास डेटा दिया हुआ है। यहाँ भी सबसे पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जैसा मैंने इससे पूर्व के प्रश्न में बताया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएं, उससे ऊपर वाली को नीचे वाली में। तो पहली का 3, दूसरे 3 और 5 8, इसी तरह 8 और 20 28 और सो एंड सो ऑन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ कंटिन्यूअस सीरीज़ है, यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है उसमें सबसे पहला फार्मूला है, अभी तक हम करते आए n+1/2। यहाँ पर सिर्फ n/2 करेंगे, n/2। तो n क्या है, n है फ्रीक्वेंसी के टोटल, तो ये 43 है आपके टेबल में। तो 43 डिवाइडेड बाय 2, तो बीच की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 21.5। तो अब ये 21.5 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में कहाँ आती है, तो आप देखेंगे ये 28 में आती है। तो ये एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। यदि आप इसको फॉर्मूले में डालें Li, तो Li इसकी लोअर लिमिट होगी 28 की लोअर लिमिट 40। n/2 अभी आपने करा है जिसकी वैल्यू आई 21। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 28 है, 8 है ऊपर वाली, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 20 है और इंटू 10 इनका इंटरवल आप देखें जो इंटरवल है वो 10 का है। तो आप इसको 10 से गुणा कर दें तो आपके पास जो आंसर निकल के आता है वो 46.75 आता है और यही मीडियन वेज है। मीडियन के इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं। अगर मीडियन से कोई सवाल आएगा तो वो कंटिन्यूअस सीरीज़ का ही आएगा, आपको अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपकी किताब में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये पीपीटी है, इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं डाले जा सकते थे। सवालों को निकाल के ही देखना पड़ता है बच्चों, देखने से कुछ नहीं आता है, सिर्फ सॉल्व करें तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। अब इसी तरह बच्चों एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। आपने कई बार देखा होगा हमारी जो अखंडित श्रृंखला है वो लेस देन और मोर देन के रूप में होती है, ओपन एंडेड होती है। तो इसके हम उजाई बनाते हैं और इनको हम प्लॉट करते हैं। आप देखिए लेस देन का एक कर्व बना है, मोर देन का एक कर्व बना है। लेस देन की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है और उसके आधार पर हमने ये एक जो है डायग्राम बनाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, जिससे जो हमने जहाँ पर मोर देन और लेस देन का उजाई कट रहा है वहाँ पर यदि हम x पर एक परपेंडिकुलर डालें तो हमारी मीडियन वैल्यू आ जाती है। ये आपके सामने एक और उदाहरण है, इसको आप प्रैक्टिस करें। लेस देन एंड मोर देन, लेस देन को प्लॉट करें, मोर देन को प्लॉट करें, इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं बता रहा था कि लेस देन एंड मोर देन को जब हम प्लॉट करते हैं तो हम अपनी जो मीडियन वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं।
तो इस तरह बच्चों ये मीडियन है। मीडियन के आपके पास तीनों श्रृंखलाओं के अलग अलग फार्मूले हैं, आपको ध्यान से करना है। ज़्यादातर आपके पास जो प्रश्न आएगा वो आएगा कंटिन्यूस सीरीज़ का, जिसका फार्मूला है Li प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी इनटू इंटरवल। तो इस पे आपको करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं मीडियन के क्या गुण हैं। तो मीडियन बहुत ही सरल है और सभी मूल्यों पर आधारित होती है। सीमांत मूल्यों को ज्ञात न करने के कारण कई बार जो मीडियन है वो निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ये सारणी उच्चतम और न्यूनतम वैल्यू से कम प्रभावित होती है। निरीक्षणात्मक विधि द्वारा भी इसको किया जा सकता है और चित्रात्मक विधि द्वारा भी इसको किया जा सकता है। आगे देखिए कुछ इसके दोष भी हैं, दोष भी आपको पता होने चाहिए। कभी कभी जब मूल्यों का जो मान होता है पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है तो जो वैल्यू निकल के आती है वो प्रतिनिधित्व नहीं करती। दूसरी बात, इसका बीजगणितीय विश्लेषण संभव नहीं है। और तीसरी बात, किसी सूत्र के प्रयोग न होने से जो प्राप्त अविश्वसनीयता खो देता है ये, यदि क्योंकि हम इसको आगे किसी काम में नहीं लाते हैं तो कई बार इसकी यूटिलिटी इतनी ही होती है जहाँ तक हम मीडियन निकाल पाएँ, इससे आगे हम इसको कहीं काम में नहीं लाते हैं। जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन में देखेंगे या मीन डेविएशन में देखेंगे, आगे हम और बहुत सारी कैलकुलेशंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो हमने दूसरा जो मेथड था मीडियन जो था हमने वो कैलकुलेट किया। अब आता है मोड। बच्चों मीडियन की तरह ही मोड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोड जो है वो एक इस तरह का वैल्यू होती है जो किसी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा बार आई होती है। मोड को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ में हम यूज़ करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में सिर्फ हमें देखना होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई हुई है या कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होता है। तो मोड में जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया होता है उसी को हम मोड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है तो आगे देखें, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो सर्वाधिक जो प्रयुक्त में लाया जाता है वो बहुलक होता है, बहुलांक होता है। किसी भी आवृत्ति में जो सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति हुई होती है उसी को कहते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड निकालने का, और इसके हमारे पास हम दोनों मेथड करेंगे। एक बार हम डिस्क्रीट सीरीज़ में इसको करेंगे और फिर हम इसको कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी करेंगे। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, एक जैसे ही किए जाते हैं, बस कंटिन्यूअस सीरीज़ का थोड़ा फार्मूला अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार कोशिश करते हैं ये डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करने का। तो जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो हमको एक आंकड़े दिए होते हैं। जैसी बात है डिस्क्रीट सीरीज़ में 2 सीरीज़ होंगी x एंड f। हम x और f को लिख लेते हैं और उसके लिए एक ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं जिसमें 6 कॉलम होते हैं। एक फ्रीक्वेंसी का होता है और 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। तो आप यदि देखेंगे तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा बच्चों ये मेथड। यदि आप देखें पहला जो कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसको एज इट इज़ रखें। दूसरे कॉलम में पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को यदि जोड़ दें तो आपके पास दूसरा कॉलम आता है। इसी तरह यदि आप f की दूसरी और तीसरी को जोड़ दें तो तीसरा कॉलम आता है। इसी तरह पहले, दूसरे, तीसरे की फ्रीक्वेंसी को जोड़ दें तो चौथा, दूसरे, तीसरे, चौथे की जोड़ दें तो पाँचवा, और इसी तरह तीसरे, चौथे, पाँचवीं को जोड़कर आपके पास छठा कॉलम आ जाता है। तो आपके सामने ये कॉलम बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और फिर इसकी एनालिसिस टेबल आपको बनानी होती है। एक तरफ कॉलम होते हैं और दूसरी तरफ एनालिसिस टेबल होती है। जो आपके एक्स होते हैं वो होते हैं। अब यदि आप देखें तो पहले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या है? पहले कॉलम में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 16। तो 16 कहाँ आ रही? 6 के सामने। सोलह नहीं 17 बड़ी है, तो 17 आ रही है 10 के सामने।
तो आपने 10 के आगे एक टिक कर दिया। इसी तरह दूसरे कॉलम में यदि देखें तो सबसे बड़ी जो वो संख्या है वो है 30, जो छठे और सातवें को आ रही है, तो छठे सातवें के सामने एक एक लगा दिया। इसी तरह हर कॉलम में बड़ी संख्या किन दो को योग से बनी है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। और लास्ट में यदि आप टोटल करके देखें तो हर किसी का टोटल आएगा। 0 को कितनी बार बढ़ा आया है, एक भी बार नहीं। तो इस तरह सबसे ज़्यादा बार जो छठा नंबर आया है, एक्स में 6 है, वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, तो मोड वही है। ये एक फिर आपके सामने उदाहरण दिया है, आप इसको करें, और यदि नहीं आएगा तो आप फिर से मेरे को व्हाट्सएप पे बताएं, मैं दोबारा से आपकी समझाने की कोशिश करूँगा। अब यही आता है बच्चों, कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा आने का वो संभावनाएं होती हैं। आप कंटिन्यूअस सीरीज़ में देखें, आंकड़े उसी तरह दिए होते हैं, उसी तरह आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कॉलम बनाना होता है और फिर उनको प्लॉट करना होता है। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ थी, यहीं पर ही आपके पास मोड आ जाता था। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज़ में इसके आगे आपको एक फार्मूला लगाना होता है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, Li प्लस F1 माइनस FO 2 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 और इनटू इंटरवल। तो देखिए, अभी हमने जो टेबल बनाई है उस टेबल में हमने देखा कि हमारे पास जो मोड है वो 20 से 25 में आता है। तो लोअर लिमिट क्या हुई, 20 प्लस F1। F1 जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 20 से 25 की आप यदि फ्रीक्वेंसी देखें 20 से 25 की तो वो है 16। FO यानी उससे पुरानी फ्रीक्वेंसी जो है 7, और F2 यानी उससे फ्रीक्वेंसी जो नीचे है वो है 12, और गुणा में इंटरवल जो इंटरवल है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मोड भी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों मोड को हम एक ग्राफिकल मेथड के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज़ में जो आपके सामने बना हुआ है, आपने फ्रीक्वेंसी को और जो मार्क्स हैं उनको प्लॉट किया, और जो सबसे बड़ा जो कॉलम निकल के आया उसमें आपने साइड वाले कॉलम के जो एजेस थे वो मिलाए, और यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मोड आएगा। इस मोड को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, नंबर से आप निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह बच्चों जो मोड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है। सीमांत पदों की जो इसमें प्रभाव है बहुत ही कम है, और इसकी गणना जो है अधिकतम जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है। लेकिन बहुत सारे दोष भी हैं, जैसे इसको प्राप्त परिणाम जो है वो संदेहास्पद होता है, कई बार अनिश्चितताओं पर आधारित होता है, और सभी मूल्यों पर निर्भर नहीं होता, इसलिए कई बार ये रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होता। तो इस तरह बच्चों हमने अपने सुबह के लेक्चर में और इस लेक्चर में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का अध्ययन किया, जिसमें मीडियन, मोड और जो सुबह जो हमने मीन की बात की थी। तो इस तरह हमने मीन, मोड, मीडियन सभी हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर रिवीजन की क्लास में पूरा हो चुका है। हमने इसके बहुत सारी प्रैक्टिसेस अपनी क्लासरूम में भी की थी। तो आपकी किताब में जितने भी सवाल हैं आप उनको निकालें। यदि कोई सवाल समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका अतिशीघ्र आंसर दिया जाए, और आप भी प्रैक्टिस करते रहें ताकि यहाँ जो सवाल आए उसके आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ 12 नंबर का एक सवाल और एक थ्योरेटिकल जो प्रश्न है वो आएगा, आपको दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है। आप न्यूमेरिकल यदि कर पाएँ तो पूरे अंक आएंगे 12 के 12। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जो तैयारियां हैं उनको दिशा दें और मेहनत करते रहें। तो आज इतना ही बच्चों, इस वीडियो के आप प्रैक्टिस करें, और धन्यवाद। प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे सवाल दिए हैं। एक इसकी PDF मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, क्योंकि बहुत सारी इसमें बातें मैंने नई ऐड की हैं। ये सवाल आपके लिए दिए हुए हैं, कुछ मध्य का निकालने, कुछ समानांतर माध्य निकालने के लिए। तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे अंक आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।